हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैकबर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस एसएसटी का गैस किया हुआ मॉडल सेट। एक इसी तरह से गैस किया हुआ 2, 3, 4 टोटल 5 मॉडल सेट आप लोग के एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेगा। गैस किया हुआ क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल सेट सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन कौन है? मनुष्य, जल, सूर्यताप या लो एस। तो मनुष्य जो है क्या है? जैव संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से या सरकार के हिसाब से? तो न्याय संगत के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। न्याय संगत के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निकोबारी कबूतर किस जातियां के श्रेणी में आता है ना? सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां या लुप्त जातियां? तो स्थानिक जातियां के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विशेष निकोबारी कबूतर जो है किसी विशेष जगह पर पाया जाता है, इसलिए ये स्थानिक जातियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है ना? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महानदी हीराकुंड, महानदी में हीराकुंड परियोजना है, सही बात है। टाका भूमिगत जल का टैंक है, ठीक है। इल्तुमिश हौज खास को बनाया गया है ना? तो गंगा नदी भाखड़ा नांगल परियोजना गंगा नदी में नहीं है, तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है, गलत बात है। आगे बोला है कि रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है ना? रबी फसल तो ये ग्रीष्म, शीत, वर्षा इनमें से सभी। तो रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। ठंडा जिसको हम लोग बोलते हैं, रवि में 2 अक्षर आता है रवि, उसी तरह से ठंडा में आता है 2 अक्षर ठंडा। तो रवि जो है वो ठंडा में बोया जाता है। उसी तरह से खरीफ में जो होता है बरसात आ जाएगा, लंबा-लंबा नाम है इसलिए। ट्रिक सही है याद करने का। अगला क्वेश्चन है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है ना? तो चाय जो है वो रोपण कृषि है, तो सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है ना? तो लो अयस्क जो है झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में लो अयस्क पाया जाता है, सही आंसर लो अयस्क हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी का भी होगा, कच्चा तेल का भी हो जाएगा, पेट्रोल का भी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितना भी लिक्विड है उसको पाइप के द्वारा के परिवहन किया जा सकता है और होता भी है। हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में जो है हम लोग के देश में 22 भाषाओं को जो रखा गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाएं के लिए सीट जो है ना आरक्षित किया गया है ना? स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था, है ना? तो अ, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है भारत के राज्यों, है ना? भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का कितना फीसदी है ना? तो इसका 5% से कम है या फिर तो 5%, 4% या 15%, 14%, क्या है सही आंसर इसका हो जाएगा वो 5% से कम हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में जो है 2 दलीय व्यवस्था है। आगे बोला है नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 2008 में नेपाल को में जो है वो राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, सही आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि बोल्बिया में, है ना? बोल्बिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का अगुवाई किस संगठन द्वारा किया गया था? तो फाइडेकोर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? कम वहाँ शिशु मृत्यु दर क्यों है? तो वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध है, इसलिए वहाँ क्या है शिशु मृत्यु दर कम है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है ना? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थाई अस्थाई कर्मचारी जो है वो नियोजित क्षेत्र इसको कहा जा सकता है। आगे है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो रोजगार को अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए हमको सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना पड़ेगा, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करना पड़ेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई का स्थापना करना पड़ेगा। तो मतलब तीनों सही हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी जो है भारत की ओर से नोट को, है ना, करेंसी को जारी करता है? तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जो है वो नोट को जारी किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, है ना? जिन्होंने अलग-अलग स्रोत से ऋण लिया है, 20,000 रुपए कर्जा लिया है। राम 5% प्रति माह से ब्याज दर देता है और जबकि श्याम जो है वो 8% जो है प्रति वर्ष देता है ना? ये प्रति माह दे रहा है 1.5%, है ना? तो 12 महीना को इसका कितना हो जा रहा है? 12 6 18% हो जा रहा है और जहाँ की श्याम जो है वो 8% जो है प्रति वर्ष दे रहा है, ब्याज दे रहा है ना? तो उपरोक्त में कौन जो है कथन सत्य है? तो उपरोक्त में जो राम की हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ब्याज दे रहा है वो, है ना? 18% दे रहा है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जो है आरटीआई नामक कानून जो है ना? कानून कब लागू किया है? तो अक्टूबर 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा अवरोध जो होता है ना, सरकार के द्वारा अवरोध जो है, अवरोधों को हटा लेना अथवा प्रतिबंध को हटा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। आगे बोला ऑस्ट्रियन जो है किस देश के दार्शनिक था? तो फ्रांसीसी था, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बोला है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में जो हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। यंग इटली है ना, यंग इटली भूमिगत संगठन संस्थापक कौन था? तो ज्यूसेफी मैत्सिनी, सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 को लौटे थे, सही आंसर। बोला है कि पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैल गया था? तो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैला था। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? है ना? तो ब्रिटेन जो था वो मित्र देश के पाले में था, सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है कि स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा जो है स्पेनिंग जेनी मशीन बनाया गया था। ये 30 ऑब्जेक्टिव हुआ। अब बाकी के जो बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव में 6 का उत्तर देना है। पहला जो है ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा उसको 6 का आंसर देना है। क्वेश्चन तो 8 रहेगा, है ना? 8 में से आपको जो इच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जिसको आप लिख सकते हैं उसको 6 का ही आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि उदारीकरण क्या है ना? उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? तो उदारीकरण जो है शब्द लीवर से बना है और जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मतलब इस प्रकार उदार का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष में सबकी बराबरी, है ना? निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि जो है ना, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है कि गिरमिटिया, है ना? गिरमिटिया मज़दूर कौन होते हैं, है ना? कौन थे? तो गिरमिटिया मज़दूर जो है एक तरह का कछुआ मज़दूर होते थे जो कि एक समझौते द्वारा, है ना? एक समझौता होता था, उसके बाद वो किसी ख़ास मालिक के लिए, किसी ख़ास जगह पर, है ना? निश्चित समय के लिए काम करने के लिए चले जाते थे तथा एक नए देश में काम के लिए लागू होता था। तो इसको गिरमिटिया मज़दूर बोला जाता था। आगे क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाली कोई 2 हानि, है ना? बहुउद्देशीय नदी परियोजना से क्या-क्या हानि हो सकता है? तो 2 हानि निम्नलिखित लिखा गया है। पहला हानि है कि बहुउद्देशीय परियोजना से, है ना? बहुउद्देशीय परियोजना के कारण जो है भारी पैमाने पर स्थानिक गरीब लोग के विस्थापन होता है और स्थानिक लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए त्याग देना पड़ता है ना? बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए इससे क्या मतलब 2 हानि होता है। तो पहला बात कि मतलब बहुउद्देशीय ठीक है कि मतलब बहुउद्देशीय इससे बहुत ज़्यादा मतलब अलग-अलग इससे मतलब इसका उद्देश्य जो रहता है नदी परियोजना का, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का जो उद्देश्य रहता है अलग-अलग रहता है। लेकिन इसके चलते इसका एक हानि ये भी है कि स्थानिक लोग जो रहता है ना अपना ज़मीन जो है आजीविका संसाधन लगाओ ये एक देश के बेहतर, है ना? स्थिति के लिए अब त्यागना पड़ जाता है। उसके बाद फिर दूसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजना ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। बड़े-बड़े बांध निर्माण में से भारी मात्रा में वनों का क्षरण भी हो जाता है जिसमें कि वन जो है डूब जाता है पानी में, है ना? पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। आगे बोला है कि खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है। इसमें संगठन और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये शैलों और अयस्कों अवयव इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही होती है और विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा यह हुआ है ना? खनिज जिसको बोलते हैं या फिर तो खनिज जो धरती के अंदर से जिसको मतलब है ना धरती के अंदर में जितने भी चीज़ें हैं वो सारा खनिज ही कहलाते हैं। आगे है
सांप्रदायिकता क्या है ना? सांप्रदायिकता का अर्थ है कि अपने संप्रदाय के प्रति स्नेह तथा अन्य संप्रदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करना। दूसरे शब्दों में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरों के जो धर्म है उसको घृणा करना, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या? फिर से एक बार बताते हैं कि सांप्रदायिकता जो है अपने ही धर्म को, दूसरा शब्द में इसको समझते हैं कि अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं कि नहीं, इसे हम लोग का धर्म जो है बहुत अच्छा है, और किसी अन्य के धर्म को जो है वो घृणा कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, तो उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, है ना? तो नारीवादी आंदोलन जो है वह आंदोलन होता है जो पुरुष और महिलाओं के सम्मान का अधिकार का अवसर के पक्ष में चलाए जाते हैं ना। वैसा आंदोलन जो पुरुष और महिलाओं जो है ना, वैसा आंदोलन होते हैं जो कि पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार के लिए, है ना, एक अवसर और अधिकार के लिए पक्ष में चलाए जाने वाले आंदोलन जो है नारीवादी आंदोलन कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि साक्षरता दर को परिभाषित करें, है ना? साक्षरता दर किसको बोलते हैं या साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर जो है 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग साक्षर जनसंख्या के अनुपात को ही साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। मतलब 7 साल से ऊपर के व्यक्ति है और उसमें उसका देखा जाता है कि कितना ये साक्षर है, क्या पढ़ लिख सकता है कि नहीं, है ना? और उसी के दर को साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। आगे बोला है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 कार्य को लिखना है ना? तो विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य क्या-क्या है? डब्ल्यूटीओ जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार जो है समझौता का कार्यान्वित करना है, देशों के बीच व्यापार संबंधी बातचीत के मंच के रूप में कार्य करना इसका काम है। तो ये 8 क्वेश्चन आप लोग के था, लेकिन 8 में से इस 8 का नहीं लिखना है बल्कि 6 का ही छाँट के लिखना है कि जो आपको इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। अगला में जो है 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी जो है वो 6 का ही आंसर लिखना है। 8 क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप लोग को 6 का ही आंसर लिखना है। बोला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट लिखने बोला है, संक्षिप्त जो है वो टिप्पणी लिखने बोला है ना? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए जो है ना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन में जो अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ? उसके बाद हुआ कि अमृतसर के जो सैनिक प्रशासन जनरल डायर था, है ना? तो उन्होंने इस सभा में अवैध घोषित कर दिया और परंतु सभा हुई थी, है ना? तब उसने वहाँ जाकर गोली चलवाई, है ना? चलवा दी थी। इसमें से सैकड़ों व्यक्ति का मौत का शिकार हो गए थे। इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग का रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे। इससे महात्मा गांधी ने असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय भी कर लिया था। आगे क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना था। इससे भारत भर में रोष की लहर पड़ी थी। आगे बोला है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है ना? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की खंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में जो हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। और इस समझौता का उद्देश्य औद्योगिक और विश्व में आर्थिक स्थिरता जो है ना तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। और आगे इसका बोला गया है युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों में जो है विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी किया गया था और इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम भी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन भी किया गया था। इससे इससे समान रूप से विश्व बैंक का नाम से जाना जाता है। आगे है, अच्छा ये पॉइंट बना बना के लिखने से नंबर ज़्यादा उठता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो भी चीज़ लिखे वो पॉइंट में ही लिखें। और इस कैसे एग्जाम में लिखना है उसके लिए हम वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखा जाता है, कैसे नंबर मिलता है ना? आप लोग कितनों आंसर जान रहे हैं लेकिन अगर वो सही आंसर लिखे हैं फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। एक आपको आइडिया बताया जाएगा, उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा, तो सटीक आंसर नहीं भी है फिर भी आप लोग को नंबर अच्छा मिलेगा। आगे बोला इस प्रकार के ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी किया गया था। आगे बोला है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के लो अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र का नाम बताना है ना। भारत में संसार में लगभग 20% जो है लो अयस्क भंडार है और भारत में लो अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। और इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग जो है ना प्राप्त किया जाता है।
और इसके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है, जो कि देश के प्रमुख लोह उत्पाद क्षेत्र इस प्रकार हैं। कौन-कौन राज्य है, उसका नाम हम लोग देखते हैं और उसमें क्या-क्या लोहा अयस्क निकलता है, वो हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ को पहले सबसे देखते हैं। छत्तीसगढ़ इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है और यह दुर्ग, बस्तर और अ, दांतेवाड़ा जिलों में लोहा उत्पादन किया जाता है और बस्तर जिलों में बैलाडीला, रावघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र है। झारखंड के कहाँ है? झारखंड के यहाँ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लोह अयस्क निकाला जाता है और यहाँ प्रमुख क्षेत्र गुआ और नोवामुंडी है ना? उसी तरह से उड़ीसा जो है, उड़ीसा यहाँ सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में भी है। कर्नाटक इस राज्य में चिकमंगलूर जिले के जो है ना बाबा बुदन पहाड़ी में कुद्रेमुख और कालाहांडी क्षेत्र में प्रमुख जो है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा है ना और दुमकुर जिले में जो है लोहा प्राप्त किया जाता है और गोवा में भी होता है। गोवा के उत्तरी भाग में लोहा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? तो जब भी अगर आप लोग के अंतर बोला है तो अब इसी तरह से डायग्राम बना के है ना 2 भाग में बाँट के और उसके बाद लिखिएगा। इससे कॉपी में अच्छा झलकता है इसका चेहरा, मतलब कॉपी का देखने में बड़ा सुंदर लगेगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा। कृषि आधारित उद्योग है ना और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, वो हम लोग उसका आंसर देखेंगे। तो कृषि आधारित में पहले देखते हैं, पहला क्या है कि कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु से उपयोग करते हैं। उसी तरह से खनिज आधारित जो है वो खनिज आधारित उद्योग जो है खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में करते हैं। देखो क्या है यहाँ की खनिज है ना, कृषि आधारित उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित रहता है। खनिज आधारित उद्योग जो है खनिज पर आधारित रहता है। इसका कच्चा माल जो है कृषि पर आधारित रहेगा, कृषि आधारित वाला, और खनिज वाला जो कच्चा माल रहेगा वो खनिज पर आधारित रहेगा। आगे बोल रहा है दूसरा अंतर है कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, मतलब जितना भी कृषि से होता है ना उसको हम लोग इस कृषि आधारित बोल देंगे। और लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, औजार या पेट्रोल रसायन जो है उद्योग खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियाँ को बताना है ना। लोकतांत्रिक में क्या-क्या 2 चुनौतियाँ चैलेंजेबल रहता है। तो राजनीति के अपराधीकरण है ना, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि संसद या विधानसभाओं में अपराधी प्रवृत्ति जो है जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जो है वो शासन में सुचारू रूप से संचालन कठिनाई हो रही है। उसी तरह से दूसरा जो है उग्रवाद, है ना? आज भारत के अधिकांश राज्य में उग्रवाद की चपेट में है और आज किसी भी रूप में देश के अंतर्गत कहीं न कहीं जो है उग्रवादी घटना जो है घटते ही रहता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में व्यवधान भी उपस्थित है, मतलब उपस्थित हो रहा है। आगे क्वेश्चन है कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखना है, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में लिखना है संक्षेप में। तो क्या है बहुदलीय? तो जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दल में से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक-ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, क्या बोले कि जब अनेक दल सत्ता के होड़ में हो, कि मतलब इस बार तो हमको सत्ता ले ही लेना है, इस बार हम ही का सरकार बनेगा ना। तो जब अनेक दल जो है सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों के से हाँ, 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या फिर तो दूसरे से है ना, अपने दम पर मतलब सत्ता में आने के लिए हो या फिर तो किसी और से गठबंधन करके सत्ता में आने के लिए हो, ठीक-ठाक अवसर प्राप्त कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इसका व्यवस्था में कई दल जो है गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। अभी भी हम लोग के झारखंड में जो है ना? झारखंड में भी जो सरकार हम लोग का है, वो अभी गठबंधन का सरकार है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो इसे गठबंधन या फिर तो मोर्चा भी कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। जैसे कि 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, है ना? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम वाम मोर्चा। है ना? अक्सर बहुदलीय व्यवस्था जो है ना, बहुत घोल-मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता के तरफ ले जाती है। और इसके जो है साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधि जो है वो मिल जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण की किन्हीं 3 शर्त का उल्लेख करना है ना। ऋण का जो शर्त, ऋण अगर लिया जाता है तो क्या-क्या 3 शर्त होना चाहिए? तो ब्याज दर, समर्थक ऋणधार और आवश्यक कागज़ात जो है वो होना चाहिए। इतने तरीकों से जो है सम्मिलित रूप से ऋण के शर्तें कहा जाता है ना? तो ऋण की शर्त एक ऐसी ऋण व्यवस्था है जो दूसरे ऋण व्यवस्था के काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कर्ज की शर्त उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति जो है ना, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन
कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता की किस प्रकार मदद करता है? किन्हीं 3 तरीका को बोला है लिखने के लिए। तो ये सभी उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएँ, है ना? उसी तरह से फिर दूसरा है कि ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष मतलब उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी करता है। और तीसरा जो है वो कि ये स्वयंसेवी संगठन जनता के जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी क्या करता है? प्राप्त करता है। अब यहाँ तक तो आप लोग के 3 नंबर के था। अबर जो है वो 5 नंबर का है और 4 का आंसर देना है। 5 क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप लोग को आंसर देना है 4 का ही देना है और 250 शब्दों से अधिक 250 अधिकतम जो है 250 शब्दों तक आप लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा ये 250 शब्द, 150 शब्द क्या होता है? तो आप लोग ऐसे कीजिए कि एक बार आप लोग लिख के देखिए आंसर, है ना? उतना शब्द कितना लाइन में वहाँ तो गिनते नहीं रहिएगा कितना शब्द हम लिख लिए हैं। तो क्या करना है कि वहाँ आप लोग लिखिए, है ना? आप लोग कॉपी में लिखिए और देखिए कि हम 5 लाइन या 10 लाइन या फिर तो 20 लाइन जितना लिख रहे हैं उसमें से इतना शब्द मेरा होता है। तो उस हिसाब से वो आपको टारगेट मिल जाएगा कि हाँ, सो अगर 250 लिखना है तो 15 लाइन में मेरा हो जाता है। 15 लाइन में 250 शब्द हो जाता है तो 15 लाइन लिखिए। क्वेश्चन बोला है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में जो है क्या मदद किया? तो मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास पर निम्नलिखित प्रकार से जो क्या किया मदद किया। पहला जो मदद किया कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं की प्रसार आधुनिक आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास भी हुआ है। उसी तरह से आगे है कि प्रेस, है ना? प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचार जन जन तक पहुँचाने आसान हो गया। प्रेस जब छपाया आया तो अपना जो है, जो भी विचार है उसको जनता तक पहुँचाया जा सकता है। मुद्रण ने ही जन साधारण, है ना? मुद्रण जो है वो जन मुद्रण जो है वो जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्व समर्पण करने की प्रेरणा भी दी है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है कि उपन्यास आनंद मठ जिसे कि आधुनिक बंगाली देशभक्ति के बाइबल भी कहा जाता है और उस उनका जो है गीत जो वंदे मातरम, है ना? भारत के जन-जन तक के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत भी बन गया है। अतः जो है कि मुद्रण संस्कृति विकास ने भारतीयों को आत्मगौरव और देश प्रेम की जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग में ओर अग्रसर किया है। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकर से सूती और रेशमी कपड़े को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या किया, है ना? तो पहला काम किया, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय बुनकर को सूती रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति के लिए क्या-क्या कदम उठाया या क्या-क्या किया? तो पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चे माल खरीदने के लिए बुनकर को क्या किया? पैसगी के रूप में कर्जा दिया, है ना? इस प्रकार से उन्होंने बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फँसा लिया। दूसरा फिर क्या किया कि कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों के ना गुमास्त कौन होता है? तो गुमास्त एक इस तरह का मतलब अधिकारी होता है जो कि मतलब कंपनी को ही जो भी प्रोडक्ट उत्पादन करेगा किसान लोग वो कंपनी को ही बेचेगा। उसके देख-रेख के लिए गुमास्त मतलब वेतनभोगी गुमास्तों का नियुक्ति किया जाता था। तो कंपनी ने भोगी गुमास्तों की नियुक्ति किया जो कि कपास उत्पादक और बुनकर के द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे कि मतलब ये जो भी बेचेगा तो वो कंपनी को ही बेचेगा, दूसरा व्यक्ति को बेचना नहीं है। तो देखने के लिए लग रखा था और बोला है कि ये जो है ना ये वे यह भी देखता था कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय व्यापारी जो है ना, स्थानीय भारतीय व्यापारी के लिए तो काम नहीं कर रहा है ना, कंपनी के लिए काम केवल कंपनी के लिए ही काम करना है। वो चीज़ को देख-रेख करता था गुमास्त और इस प्रकार से इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकर को और रेशम कपड़ों की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की चर्चा करें, है ना? तो लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि दल जो है ना, दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह जो है स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियाँ के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते थे। अतः चुनौतियों को ही सामना करने के लिए दलों का सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी निम्नांकित दिए हैं ना कौन-कौन सुझाव है तो हम लोग देखते हैं। पहला सुझाव था कि विधायकों और सांसदों को दल-बदल करने के रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और नए कानून के अनुसार जो है अपना बदलने वाले सांसद या विधायिका को अपनी सीट भी गँवानी होगी। उसे इन्हें मानना होता है ना? तो पहले दल-बदल होता था कि मतलब देखो एक देहाती भाषा में बोला जाता है क्या ना बिना पेंदा का लोटा तो मंत्री जो हो गया है ना, विधायक हो गया या सांसद हो दल-बदल करते रहता था। मतलब कभी इधर इस पार्टी में चला गया, लेकिन अब उस तरह से नहीं कर सकता है। आगे बोला है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव कम करने के लिए यह आदेश जारी किया कि चुनाव लड़ने
वाले हर उम्मीदवार जो हैं अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामला का ब्यौरा जो है शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है। मतलब कितना संपत्ति है, अभी कोई भी नेता बनता है ना, तो शपथ ग्रहण करने समय वो दिखाता है कि मेरा इतना संपत्ति है, ताकि उसको बाद में फिर देखा जाएगी कि मतलब इसका जब है ना मंत्री बना उससे पहले इतना संपत्ति था, और जब कार्यकाल पूरा समाप्त हो गया तो इतना संपत्ति कितना बढ़ा, है ना? कहीं ये गलत काम तो नहीं किया, वो सब देखने के लिए। आगे बोला है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के ज़रिए जो है सभी दलों को लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना ज़रूरी कर दिया है। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दे, दल के प्रमुख पदों पर भी औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जाए। इशारा आगे बोला है कि इनके अलावा भी राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाकर, जैसे कि आंदोलन और मीडिया आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। इस प्रकार से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। अथवा में एक क्वेश्चन था, है ना? अथवा में जो है कि सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, है ना? तो आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अलग-अलग तरीके निम्नांकित है। सत्ता के बंटवारा का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सत्ता के बंटवारा में जो मिलता है, जैसे कि भारत के संविधान में शक्ति का विभाजन हुआ है। शक्ति का विभाजन किस-किस में हुआ है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया है। और शक्ति का बंटवारा को शैक्षिक वितरण भी कहा जाता है, इस तरह के बंटवारा को। दूसरा है ख में है कि सत्ता के बँटवारे का दूसरा रूप हमें सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों में सत्ता के बँटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है, प्रांतीय या फिर तो क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकारें होती हैं, और उच्चतर और निम्नतर स्तर के सरकारों के बीच में भी सत्ता का जो है ना, इसका बँटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियाँ को भी अलग-अलग सूचियों में बाँट दिया गया है। तो आगे इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने से। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है ना? तो सार्वजनिक क्षेत्र का होना अनिवार्य है, इसके मुख्य कारण निम्नांकित है। पहला कारण क्या है कि पहला कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है बहुत सी आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों में उपलब्ध करवाता है, जो कि निजी क्षेत्र कभी नहीं कर सकता, है ना? दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र भारी उद्योग का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इनमें बहुत से धन जो है आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र में ऐसा करना प्रायः असंभव सा होता है। उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों का सेवा करना होता है, क्योंकि लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता है ना? जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो लाभ कमाना ही रहता है। आगे है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिकतर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए जनसाधारण कल्याण हेतु वह कई बार अपने पास से भी क्या करता है, व्यय करके लोगों को भले के लिए अनेक वस्तु को मतलब अनेक वस्तु को उत्पादन भी कर देता है। आगे बोला है, इसका अथवा में भी क्वेश्चन है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों का अंतर स्पष्ट करना है। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है ऋण लेने का, है ना? तो पहले हम लोग औपचारिक देख लेते हैं और अनौपचारिक उसके बाद देखेंगे। तो औपचारिक स्रोत क्या है? तो इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, और इन्हें सरकारी नियमों का और विनियमों का पालन करना होता है ना? उसी तरह से इसमें इसके अंतर्गत बैंक और सहकारी समिति आता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण को औपचारिक स्रोतों का काम पर नज़र भी रखता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण करना भी होता है, और ये सामान्यतः जो है ऋण का अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा जो है वो ब्याज कम दर में माँगते हैं, है ना? उसी तरह से हम लोग देखते हैं ऋण के अनौपचारिक स्रोत, है ना? ऋण के अनौपचारिक स्रोत क्या-क्या है? तो इसके अंतर्गत छोटे और छीट-फूट इकाइयों में शामिल होते हैं, जो कि सरकार के नियंत्रण से प्रायः बाहर होता है ना। यद्यपि इनके लिए भी सरकार नियम और विनियम होते हैं, परंतु यहाँ उनका पालन नहीं किया जाता है। ये स्रोत जो है साहूकार व्यापारी जो कि ज़्यादा ब्याज लेकर, है ना, कर्ज देता है किसी को, ये सब है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत में पाई जाने वाली मृदा जो है ना, वो मृदा का वर्गीकरण करना है। तो भारत जैसे जो विशाल देश है ना, भारत जो दुनिया का मतलब 7वाँ नंबर में देश आता है। तो भारत जैसे विशाल देश के कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती है, जैसे कि लेटराइट मृदा, लाल मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा, ये बहुत तरह से क्षेत्र की मृदा लगभग पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा क्या है? तो जलोढ़ मृदा देश के एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। उत्तरी मैदानों, तटीय मैदान तथा छत्तीसगढ़ के बेसिन विशेष रूप में मिलते हैं। यहाँ मृदा का बहुत अधिक उर्वरक होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी भी होता है ना? ये मृदा निरंतर चलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए मालवा जो होता है ना, माल मसाले या तो रेत गाद मृतिका से बना होता है। ऐसी मृदा सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर तो महानदी के गोदावरी, कृष्णा, ये नदी में जो है वो घाटी में मिलते रहती है। उत्तरी मैदान की जलोढ़ मृदा में अलग-अलग उत्तरी मैदान की जो जलोढ़ मृदा होता है, इसको 2 भाग में बाँटा गया है, बांगर और खादर। ना बांगर क्या होता है? तो बांगर जो होता है वो पुराना जलोढ़ को बोला जाता है, और खादर नए जलोढ़ को बोला जाता है।
उसी तरह से काली मृदा भी होता है ना, ये लावा के फैलाव से बनी हुई इसका रंग इसलिए काला हो जाता है ना, ये मृदा जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अ, काठियावाड़, गुजरात ये सब में पाया जाता है। इसको रेगड़ मृदा भी बोला जाता है काली मृदा को। उसी तरह से लाल और पीली मृदा है, इस मृदा को लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग जो है लाल हो जाता है और ये मृदा को तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये सब में पाया जाता है। उसी प्रकार लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा जो है मुख्यतः दक्कन के पहाड़ी कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम, मेघालय ये कुछ भागों में पाया जाता है ना? इस प्रकार की मृदा का अधिक वर्षा के कारण ये तीव्र निक्षालन क्रिया का परिणाम से इस तरह से होता है। आगे पर्वतीय मृदा जो है पर्वत के क्षेत्र में पाया जाता है, इस प्रकार की मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको हम लोग पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। उसी तरह से मरुस्थलीय मृदा जो है ना, तो मरुस्थल जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया ना, वैसी जगह में। आगे है मानचित्र से क्वेश्चन रहेगा। मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने जो है वो दिए गए नाम को उचित स्थान पर भरना है ना। तो जमशेदपुर, लोयस्क खदान, बेलाडी, भाखड़ा नांगल बांध, सूती वस्त्र उद्योग, सूरत, बंदरगाह, विशाखापट्टनम ये सब यहाँ दिखाना है मानचित्र में, है ना। तो इसको देखिए पहले, है ना। सब जमशेदपुर है ना, उद्योग है जमशेदपुर। तो पहला में जो है वो क्या क्या बोला है। पहला में जो है ये इस जगह पर जो दिखाया गया पहला ऑप्शन में, वहाँ जो है वो भाखड़ा नांगर बांध है। उसके बाद दूसरा स्थान में आप लोग का लोएस्क खदान बेलाडीहा है। उसी तरह से उद्योग जमशेदपुर है, दूसरा स्थान में जमशेदपुर है, झारखंड का ये नक्शा है ना, जमशेदपुर इस जगह पर है। तीसरा में जो है वो तीसरा में है लोएस्क खदान बेलाडीला, है ना। और चौथा नंबर में जो है बंदरगाह है विशाखापट्टनम, चौथा नंबर में इस जगह पर जो है बंदरगाह है, इस जगह विशाखापट्टनम है। मैप को एक बार और हम लोग समझते हैं ना। बोला है क्या-क्या कि पहला यहाँ हम लोग दिखाए हैं, ये मतलब जो नाम लिखा हुआ है ना, इतना यहाँ नाम लिखा हुआ है। उद्योग में जमशेदपुर बोला है, लोएस्क खदान है ना, उद्योग में जमशेदपुर को दिखाना है, लोएस्क खदान में बेलाडी को दिखाना है। उसी तरह से भाखड़ा नांगल को दिखाना है, सूती वस्त्र उद्योग के सूरत को दिखाना है और बंदरगाह को विशाखापट्टनम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जगह को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग उद्योग जमशेदपुर को दिखाते हैं, तो झारखंड कहाँ है? तो झारखंड यहाँ है ना, तो जमशेदपुर इस जगह पर दिखा दिया गया है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि लो अयस्क जो खदान है बेलाडीला, है ना? बेलाडीला जो है वो कहाँ है? तो बेलाडीला को हम लोग देखते हैं। बेलाडीला जो है वो तीसरा नंबर में है, इस जगह पर बेलाडीला यहाँ है। उसी तरह से आगे है भाखड़ा नांगल बाँध, है ना? भाखड़ा नांगल बाँध जो है वो किस जगह पर है? तो भाखड़ा नांगल बाँध जो है वो ये यहाँ इस जगह पर है। उसका बाद सूती वस्त्र सूरत, है ना? सूरत जो है ये गुजरात में इस जगह पर है सूरत। और लास्ट में जो बोला है वो क्या बोला है? विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम जो है ये इस जगह पर है ना? उड़ीसा में। तो ये आप लोग के एक मॉडल सेट कंप्लीट हुआ है। इस तरह से 4 मॉडल सेट और मिलेगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ से इतना क्वेश्चन आने वाला है 5 मॉडल सेट से कि आप लोग अच्छा पूरा वीडियो देखिए पाँचों, आप लोग का अच्छा नंबर इससे आ जाएगा।